अच्छा बताना मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। लॉ में पूरा आंसर लिखने के बाद भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि जो लिखा है वो सही है कि नहीं। आपको पता है ये दो रीजंस की वजह से होता है। सबसे पहला रीजन, हमने कभी क्वेश्चन आंसर्स लिख के प्रैक्टिस ही नहीं किए। दूसरा रीजन, लिख के क्यों नहीं प्रैक्टिस किए, क्योंकि कोई था ही नहीं जो चेक करके हमें ये बताए कि जो आंसर लिखा है वो सही है कि नहीं और इसमें गलतियां क्या है, इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे राइटिंग प्रैक्टिस बैच में हम आपसे राइटिंग प्रैक्टिस तो करवा ही रहे हैं, साथ में क्वेश्चन आंसर्स की भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जहां पर आप क्वेश्चन आंसर्स लिख के पीडीएफ हमें भेजोगे फॉर चेकिंग एंड वी विल गाइड यू ऑन द मिस्टेक्स दैट यू मेक, इंप्रूवमेंट कैसे करनी है, कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। ये पूरी गाइडेंस आपको दी जाएगी ऑन 1-to-1 बेसिस। तो फिर देर किस बात की, ज्यादा सोचो मत, एनरोल कर लो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा विद राइटिंग प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑफर, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ऑफर एंड रूल्स ऑफ ऑफर। तो लेक्चर देखना और उसके बाद में आप मुझे बताना कि आपको आपके आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है कि नहीं। चलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। कितने अच्छे से हमने असेंशियल एलिमेंट्स की राइटिंग प्रैक्टिस कर ली दिया। मुझे तो बहुत मजा आया। और चार्ट बुक इज सच अ ब्रिलियंट वे ऑफ लर्निंग। आप ना, अगर आपकी जो बुक है इसमें से आपको लर्न ही नहीं हो रहा, तो चार्ट बुक में से लर्न कर लो ना। यही आप लर्न कर लो। हाँ, थोड़ा और इसको इलेबोरेट करना है तो मेरी कॉन्सेप्ट बुक कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं मैम, इतना ही हमको इतना बढ़िया लग रहा है, तो चार्ट बुक में से लर्न करो और फिर उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो आज हम डिस्कस करेंगे ऑफर। चार्ट बुक कैसे यूज करना है, इसको कैसे हम आगे यूज करेंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी जैसे आप आगे बढ़ते गए। ठीक है, अब लेट्स से अभी तो हम बस शुरू किया है हमने पढ़ना, लेकिन जब आप 3rd यूनिट 4th यूनिट तक पहुंच जाओगे तो आपको लगेगा कि मैम फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ा था वो तो कुछ याद ही नहीं है, ऐसा लगेगा कि हम सब कुछ पहली बार ही पढ़ रहे हैं। जब आप सब भूलने लगोगे ना, तब मैं बोलूंगी आपको अभी रुक जाओ, फर्स्ट यूनिट में चले जाओ। ये देखो, एक ही चार्ट में आपके एसेंशियल्स, ऑफर, एक्सेप्टेंस सब रिवाइज हो जाएगा। तो चार्ट बुक को कैसे यूज करते हैं, पहले तो इसको बैठ के लर्न करो। ठीक है, इसको बैठ के लर्न करो, फिर इसकी राइटिंग प्रैक्टिस हम कर लेंगे। देखो मैंने कितना क्लासिफिकेशन अपने लास्ट टाइम किया था ना, तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, तो इसको फिर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपका मेथड क्या होना चाहिए कि पहले आप बैठ के ये सब रिवाइज कर लो मेरे साथ, फिर इसी को बैठ के लर्न करो और फिर राइटिंग प्रैक्टिस। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, पिछला आपको लगेगा मैम याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, अरे ये देखो ना, एक चार्ट रेफर करो सब याद आ जाएगा। तो चार्ट बुक आपको सब कुछ रिकॉल करने में भी मदद करेगा। ठीक है, इट विल हेल्प यू टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट। जैसे आगे बढ़ोगे, ये एक बार बैठ के एक चार्ट गो थ्रू कर लिया, सारा याद हो गया, टाइम में तो इलेबोरेट हम कर ही लेंगे ना। क्या, चलो आज क्या डिस्कस करेंगे हम, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। और चार्ट बुक में से लर्न करना कितना इजी हो जाता है, इतना ही करके जाना है आपको, है ना। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस ऑफर। आज तो बहुत कुछ डिस्कस करना है, हम ऑफर के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द एसेंशियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, एसेंशियल्स, रूल्स ऑफ ऑफर, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बहुत कुछ करने वाले हैं आज हम। यस, लेकिन आप सरप्राइज हो जाओगे, इतने कम समय में इतना कुछ कवर हो जाएगा, देखना। चलो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ ऑफर। ऑफर इज ऑल्सो नोन एज प्रपोजल। जो ऑफर देता है उसे हम ऑफरर या प्रोमिसर बोलते हैं। जिसे ऑफर दिया जाता है वो ऑफर ही है। हम प्रोमिसी क्यों नहीं, अरे वो एक्सेप्ट कर लेगा ना तब वो प्रोमिसी बनेगा। ठीक है, सो ऑफर इज ए का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज प्रपोजल। ऑफर इज ऑल्सो नोन एज प्रपोजल। द पर्सन हु गिव्स द ऑफर, उसको क्या बोलते हैं, ही इज नोन एज ऑफरर या फिर प्रोमिसर। और जिसे ऑफर दिया जाता है, गिवन, उसे हम बोलते हैं ऑफरी। अरे उसको प्रोमिसी कब बोलेंगे, प्रोमिसी तो तब होगा ना नॉन आफ्टर एक्सेप्ट।
एक्सेप्टेंस के बाद उसको प्रॉमिस ही बोलते हैं। इतना इंटरेस्टिंग है ये। ऑफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए। ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए 2A में आ जाता है। When one person signifies to another, one person signifies to another his willingness to do or not to do something with a view of obtaining the assent, the consent of the other, he is said to have made a proposal. मैंने डेफिनेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो, when one person signifies to another, signifies का मतलब होता है communicates। लिखो वहां पर, लिख लिख के हम रिवाइज कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। when one person communicates to the other, कैसे कम्युनिकेट करेगा? अरे ओरली कर सकता है, वर्ड्स में कर सकता है, लेटर लिख सकता है, ईमेल कर सकता है, कॉल कर सकता है, सामने बोल सकता है। when he communicates to the other, कभी कभी इम्प्लाइड भी होता है, से पता चलता है। when he communicates to the other, क्या कम्युनिकेट करता है? his willingness either to do or not to do something। अच्छा रुको, one person to another मतलब दो persons चाहिए। you cannot give the offer to yourself, will you buy my car? yes, I will buy my own car। आप अपने आप को ऑफर नहीं दे सकते। so when one person communicates to the other, so it means we need two persons to make a valid offer। his willingness, फाइनल willingness, मैंने सोच लिया है, मेरे को घर बेचना ही बेचना है। either to do, this is the positive aspect of definition, और abstain, abstain का मतलब होता है not to do something, this is the negative aspect of offer। so offer includes both positive as well as negative kind of offer, ठीक है। so when one person communicates to the other his willingness either to do or not to do something, so positive offer, do you want to buy my car, I want to sell my house, are you interested in buying, तो ये positive offer है। नॉट टू डू समथिंग, इसका बहुत एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये देखो, एक्स ने वाई से कहा तू मेरे को पैसे नहीं दे रहा ना, मैं तेरे पे केस कर दूंगा। नहीं नहीं यार प्लीज मेरे पे केस मत कर। ठीक है, एक काम करते हैं, तू 2 दिन में मुझे ये पैसे दे तो फिर मैं तेरे पे केस नहीं करूंगा, लेकिन मुझे 2 दिन में पैसे चाहिए, मैं तेरे पे केस नहीं करूंगा। दैट इज नेगेटिव काइंड ऑफ ऑफर। 2 दिन में पैसे दे देना। सो ऑफर इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव काइंड ऑफ ऑफर। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं यार, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? हमारा एम क्या है? टू ऑब्टेन दी असेंट। असेंट का मतलब होता है कंसेंट ऑफ दी अदर पर्सन। हम चाहते हैं कि हमारा ऑफर सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर ले। ये तो हम ये ऑफर क्यों दे रहे हैं? बिकॉज वी वांट इट टू बी एक्सेप्टेड, वी वांट द असेंट, द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन। सो ऑफर क्या होता है? इट मस्ट बी मेड बाय वन पर्सन टू अनदर। यू कैन नॉट मेक दी ऑफर टू योरसेल्फ। ये एसेंशियल्स है, इस पे थ्योरी क्वेश्चन आता है तो लिख दो यहां पर, इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी क्वेश्चन। सो इट मस्ट बी गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर। It must be an expression of willingness either to do or abstain, that is not to do something. So definition consists of both positive as well as negative aspect of offer. अरे ये सब तो definition से ही आ गया। तो अगर आपको definitions अच्छे से पता है, ठीक है, अगर आपने definition को अच्छे से learn किया है, essentials तो उसी में से आ गया। मैम अगर इस पे theory question आता है तो क्या लिखना चाहिए? आपको definition लिखने चाहिए और फिर एसेंशियल्स लिखने चाहिए, दोनों लिखना चाहिए। लेकिन मैम अगर सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आता है तो फिर आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, फिर सीधा आप एसेंशियल एलिमेंट्स लिख सकते हो। लेकिन अगर 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे और फिर उसके बाद यू विल राइट डाउन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर। ठीक है, तो ऑफर क्या होता है? व्हेन वन पर्सन, अभी आंख बंद करके बोलो, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू द अदर his willingness either to do or not to do something with a view of obtaining the assent of the other person, he is said to have made a proposal। ऐसे लर्न करना है आपको। One person to another मतलब offer must be given by one person to another। It is final willingness either to do or not to do something। Offer includes both positive as well as negative aspect of offer। हम क्यों कर रहे हैं ये सब? With a view of obtaining the consent, the assent of the अदर पर्सन। मैं
टाइम पास के लिए कोई रैंडम ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोल रही हूं। मैं चाहती हूं कि सामने वाली पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करे। मैं ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं बोल रही, मैं अपनी फाइनल विलिंगनेस बोल रही हूँ। भाई मेरे को कार बेचनी है, तुमको खरीदनी है क्या? मैं कोई ऐसा रैंडम स्टेटमेंट नहीं बोल रही हूँ। अगर मैंने स्टेटमेंट बोल दी तो वो ऑफर नहीं है, ठीक है। इट मस्ट बी मेड विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन एंड नॉट मियरली, ओके, नॉट मियरली विद द व्यू ऑफ डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन। अब मैम एग्जाम्पल दे दो, ये नहीं समझ में आ रहा। एक्स ने वाई से कहा कि यार ये साल खत्म होने से पहले ना मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या उसने उसको ये पूछा विल यू मैरी मी? नहीं, उसने तो सिर्फ एक स्टेटमेंट बोली, ये साल खत्म होने से पहले मैं शादी करना चाहता हूँ। तो आई विश टू गेट मैरिड बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो ये कोई ऑफर नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है। आई विश टू सेल माई कार, एक्स वाई को बोलता है दैट आई विश टू सेल माई कार। ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये ऑफर थोड़ी ना है। इस पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको प्लीज हाईलाइट कर दो एज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन कि भाई ये तो सिर्फ मेरी विश है, मेरा डिजायर है, वो ऑफर थोड़ी ना दे रहा है। तो ऑफर तब वैलिड होगा जब आपका इंटेंशन है कि सामने वाली पार्टी उसे एक्सेप्ट करे। सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलना इज नॉट ऑफर, ठीक है। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर तो बहुत तरीके के होते हैं मैम, इस पे क्या टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? क्या हमको ऐसा पूछते हैं राइट ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर? आज तक तो नहीं आया है। किस पे क्वेश्चंस आते हैं? जनरल ऑफर पे आता है, काउंटर ऑफर पे आता है, इम्प्लाइड ऑफर पे आता है। स्पेशल ऑफर पे लाइक आया तो आया, ठीक है। जनरल ऑफर क्या होता है? जनरल ऑफर मीन्स एन ऑफर विच इज मेड टू द पब्लिक इन जनरल। यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको याद रखनी है। इट इज एन ऑफर विच इज मेड टू द पब्लिक इन जनरल। सबको दिया है मैंने, कौन एक्सेप्ट कर सकता है? जिसको इस ऑफर के बारे में पता है, नॉलेज है। वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? सामने आएगा और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो उसने पूरी की है, ठीक है। तो कैन बी एक्सेप्टेड by someone who has knowledge of the offer। अरे आपको ऑफर के बारे में पता चलेगा तभी तो आप एक्सेप्ट करोगे ना, ठीक है। और कैसे अपना एक्सेप्टेंस बताओगे? यू विल कम फॉरवर्ड एंड यू विल परफॉर्म व्हाट इज रिक्वायर्ड। जो भी कंडीशंस है वो आप परफॉर्म करोगे। ही कैन एक्सेप्ट बाय परफॉर्मिंग द डिजायर्ड एक्ट। ये वर्ड्स आपको लिखने हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ यहां पर आ गया, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। क्या हुआ था ये केस लॉ में? बताओ जरा, क्या हुआ था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक? क्या ये एग्जाम में आएगा? लिखने को तो नहीं आएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केम अप विद अ प्रोडक्ट स्मोक बॉल। बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट यूज करो 3 times a day for 2 weeks और आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। अरे हम हो भी गया ना, हम आपको रिवॉर्ड देंगे 100 पाउंड्स का। झूठ नहीं बोल रहे, हमने अलायंस बैंक में ऑलरेडी 1000 पाउंड्स डिपॉजिट कर दिए हैं। तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी, यूज अवर स्मोक बॉल twice a day for 2 weeks, okay, 3 times for 2 weeks and you will not contract influenza। और अगर हो भी गया तो हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे ऑफ 100 पाउंड्स। झूठ नहीं बोल रहे, हमने अलायंस बैंक में ऑलरेडी 1000 पाउंड्स जमा करके रखे हैं। मिसेस कार्लिल ने वो एड पढ़ ली। शी केम फॉरवर्ड, शी यूज्ड द प्रोडक्ट एज पर द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन बट स्टिल शी कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा। उन्होंने अपना रिवॉर्ड क्लेम किया, कंपनी देने से मना कर दिया। कंपनी बोलती है मानने को तैयार नहीं है, तुमने बराबर यूज नहीं किया होगा, हमारे यहाँ पे आके हमारे सेक्रेटरी के सामने यूज करके दिखाओ। उनको गुस्सा आ गया, भाई मैंने तो यूज किया था, तुमने बोला रिवॉर्ड दोगे, अब मुझे मेरा रिवॉर्ड चाहिए। शी फाइल्ड अ केस। क्या लगता है आपको, जीती होगी कि नहीं? देखो केस फाइल करने के लिए हमको ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखना पड़ेगा कि ऑफर है क्या, एक्सेप्टेंस है क्या, इन्फोर्सिबिलिटी है क्या।
ऑफर है क्या इधर? हाँ मैम, है ना जनरल ऑफर, हमने तो सबको दिया था। ऑफर तो है, एक्सेप्टेंस है क्या? अब वो आई ना यूज करने के लिए, शी यूज्ड इट एज पर द इंस्ट्रक्शन। फोर्सिबिलिटी कहां से लाओगे? हम वो डिपॉजिट किया था ना अलायंस बैंक में, तो इंटेंशन तो दिखती है ना। इंटेंशन तो है टू पे। सो इन दिस केस लॉ बोलता है सारे एलिमेंट्स तो प्रेजेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, यस मिसेस कार्लिल वन द केस। तो जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन who has knowledge of the offer and comes forward and acts according to the conditions of offer. ये बस ब्रीफली आपको, जैसे मैंने कैसे एकदम शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन किया, वैसे ही आपको शॉर्ट में ही लिखना है एग्जाम में। कहीं पर भी आपको लगता है मुझे ये लिखना है, पॉज करके लिख लो, नोटबुक बनाओ एक, वहां पर ये सब लिखो। स्पेशल ऑफर ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक ऑफर, ये क्या होता है? It is an offer which is made to a special या specific person. It can be accepted by that person only. तो ये एक specific person को दिया जाता है. It can be accepted by that person only. अच्छा मुझे एक बात बताओ, X ने Y को एक ऑफर दिया, Y ना एक भीड़ में था, तो X makes an offer to Y in a crowd. What kind of offer is it? स्पेसिफिक ही हुआ ना, क्योंकि क्राउड है तो क्या हुआ, ऑफर तो मैंने एक ही पर्सन को दिया ना। क्या उसने ऑफर दिया टू बाय इन अ क्राउड, तो भी ये स्पेसिफिक ऑफर ही होगा, इट्स अ स्पेसिफिक ऑफर। क्रॉस ऑफर, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं क्रॉस ऑफर। अब एक्स को एक टेबल खरीदनी थी, तो उसने वाई को एक लेटर लिखा, अरे सुनना, आई वॉन्ट टू बाय अ टेबल, तेरे पास कोई अच्छी सी एंटीक टेबल है क्या? एट द सेम टाइम वाई ने भी एक लेटर लिखा, अरे तू तो मेरा रेगुलर कस्टमर है, आई वॉन्ट टू सेल अ टेबल, बहुत अच्छी है, एंटीक है, मुझे लगता है तेरे घर में ये बहुत अच्छी लगेगी, तेरे को खरीदनी है क्या? दोनों ने ये लेटर पोस्ट कर दिया, द लेटर क्रॉसेस ईच अदर, दिस इज नोन एज अ क्रॉस ऑफ अ टोटल फिल्मी सिचुएशन। लेकिन होता है ना, कभी कभार हम भी अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे होते हैं, ये मूवी चलना है क्या, उसका इमीडिएटली कॉल आता है, सब बोल रहे मूवी चलते, तू आता है क्या? तो अब भी देखो मैसेज लिखा, यार क्या टेलीपैथी है, आप क्रॉस ऑफर ही तो दे रहे हो। क्रॉस ऑफर में दो ऑफर्स होते हैं, ये दे रहा है ऑफर टू बाय और ये दे रहा है ऑफर टू सेल। देयर आर टू ऑफर्स, देयर इज नो एक्सेप्टेंस, दिस विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। दो ऑफर है यार, अभी देखो थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जाके मूवी देख भी आओ, ये लोग टेबल का कॉन्ट्रैक्ट कर भी ले, इनको क्या पता थ्योरी क्या होती है, लेकिन हम जानते हैं दैट देयर आर टू ऑफर्स, देयर इज नो एक्सेप्टेंस, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये लिख लो, इसको लिखो, लिखा ना, ठीक। सो देयर आर टू ऑफर्स, टू आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, इनको पता ही नहीं है सामने वाली पार्टी भी वही ऑफर दे रही है, दिस इज अ क्रॉस ऑफ। काउंटर ऑफर, अरे कभी भाजी खरीदने गए हो, आपने पूछा भाई टमाटर कितने के दिए, 50 रुपए है, 50 बहुत ज्यादा है, 40 में देता है क्या? अब ये क्या हुआ, आपने जो वो वेजिटेबल वेंडर था उसको पूछा भाई टमाटर कितने के है, उसने बोला 50 रुपए, तो वेजिटेबल वेंडर ने आपको एक ऑफर दिया कि भाई मैं तो 50 रुपए में दे रहा हूं, आपने बोला नहीं नहीं 50 तो बहुत ज्यादा है, आपने उसको ऑफर रिजेक्ट कर दिया और आपने अपना ही ऑफर दिया, देख भाई 40 रुपए में देता है तो बोल। अभी ये क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट अ काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर, इसके पॉइंटर्स लिख लो, चलो पॉइंटर्स लिख लो।
काउंटर ऑफर के क्या पॉइंट्स हैं? ये मैं अलग से क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ना। काउंटर ऑफर की क्या पॉइंट्स हैं? काउंटर ऑफर में देयर इज रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। ओरिजिनल ऑफर मैंने रिजेक्ट कर दिया एंड वी गेव अ न्यू ऑफर ऑल टुगेदर। Counter offer is not acceptance. It's a new offer altogether. तो हमने ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट करके अपना ही ऑफर दिया. काउंटर ऑफर डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, इट इज अ न्यू ऑफर ऑल टुगेदर. अब मैम, आपने भाजी वाले से पूछा था, उसने बोला 50 रुपए, आप बोलती हो ये ऑफर है. फिर आपने बोला नहीं तू 40 में देता है तो बोल. अब वो बोलते हाँ दे दूंगा, तो ठीक है मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया. वो बोलते नहीं दूंगा, तो मेरा काउंटर ऑफर रिजेक्ट हो गया. अब सुनो मेरी बात, ठीक है. उसने बोला 50, आपने रिजेक्ट करके अपना ऑफर दिया 40, ये काउंटर ऑफर हो गया. वो बोलते हैं नहीं 40 में नहीं दूंगा. आपने देखा यार टमाटर वैसे अच्छे ही लग रहे हैं, चल यार 50 में दे दे. ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये भी एक काउंटर ऑफर है. अब वो बोलेगा ठीक है साहब ले जाओ, आपका काउंटर ऑफर एक्सेप्ट हो गया. वो बोलते हैं नहीं यार आपको बेचना ही नहीं है, मैंने इतना झिकझिक करते हो, मेरा काउंटर ऑफर रिजेक्ट कर दिया. समझ गए? पहले उसने बोला 50, आपने रिजेक्ट किया. आपने बोला 40, उसने रिजेक्ट किया. फिर बोलते चल यार 50 में दे दे अभी. ये भी एक काउंटर ऑफर है, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते. जब मैंने ऑफर में थोड़े से मॉडिफिकेशंस ले लिए, ठीक है, देयर इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब कुछ मैंने मॉडिफिकेशन करी है, वेरिएशन कर लिए, then that is a counter offer. Counter offer is rejection of the original offer. It is a new offer altogether. So when there is qualified acceptance, qualified मतलब मैंने कुछ वेरिएशन मॉडिफिकेशंस कर. अच्छा ये क्या होता है भाई, स्टैंडिंग ओपन या कंटिन्यूइंग ऑफर? एग्जाम्पल देखते हैं, यहीं पे लिख लो. ए इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनको ने एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करना है, बनने में 2 साल लगेंगे. चाहिए सीमेंट बैग्स, तो वो सब लोगों से बोलते हैं चलो चलो टेंडर भरो, बोलो क्या प्राइस पे सप्लाई करोगे. एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इन सब ने वो टेंडर भर के अपना अपना ऑफर दे दिया. जेड का ऑफर ना सबसे बेस्ट था, वो कम से कम प्राइस में सीमेंट देने को तैयार था. हमने इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस हो गया. लेकिन हमने उससे कहा देख भाई मुझे ना 10 लाख सीमेंट बैग्स चाहिए, लेकिन फ्लाईओवर बनने में 2 साल लगेंगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years मुझे ये बैग चाहिए, एक साथ नहीं चाहिए, रखेंगे कहाँ. दैट बोलता है डोंट वरी, मेरा तो ओपन ऑफर है, तुमको जब ये 2 साल में जितने बैग्स जैसे चाहिए बता देना. तो फिर ए ने ऑर्डर दिया. फिर पहले तो 1 लाख मंगाया, फिर 2 लाख मंगाए, फिर 50,000 मंगाए. ईच ऑर्डर इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ऐसे करते करते 2 साल में, 2 years में 10 लाख बैग्स ले लिए उन्होंने. Now this offer, which is allowed to remain open for acceptance, when for acceptance over a period of time, मेरे एग्जाम्पल में 2 years. देखो आपको 10 लाख बैग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाहिए ना, जब बोलोगे उतने मंगा के दे देंगे. ठीक है. सो दिस ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर. Each order placed is a separate contract. जनरली ये टेंडर का ही फॉर्म होता है. अच्छा एक एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है. नाउ यहां पर ए लिमिटेड ने
ऑफर दिया है कि उसने ऑफर इनवाइट किया है? मैम इनवाइट कर रहा है तो फिर ऑफर कौन दे रहा है? ये लो, इसका ऑफर बेस्ट था जेड का, तो फिर हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो इधर फ्लो क्या हुआ, सबसे पहले आया इनविटेशन टू ऑफर, फिर ऑफर और बाद में एक्सेप्ट। एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है? एक्सप्रेस मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस होते हैं, ओरल या फिर राइटिंग में होगा। इम्प्लाइड क्या होता है? वर्ड्स तो यूज नहीं होते, इट इज इनफर्ड। इनफर्ड मतलब बेटर वर्ड फॉर अंडरस्टूड। इनफर्ड लिखना आप एग्जाम में, इट इज इनफर्ड फ्रॉम द एक्शन या कंडक्ट। हाईलाइट ही कर देते हैं, एक्शन या कंडक्ट से मालूम होगा या फिर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से पता चले। इम्प्लाइड ऑफर का एग्जाम्पल क्या होगा? बस इज रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट, बस फिक्स्ड रूट पे चल रही है, वो ऑफर है भाई मैं तो स्टेशन जा रही हूं, तुमको आना है तो बैठ जाओ, हम बैठ जाते हैं, दैट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। बिडिंग, बिडिंग, ओके, बिडिंग एट एन ऑप्शन, वो इम्प्लाइड ऑफर है। ठीक है, तो ये दो मोस्टली कॉमन एग्जांपल्स है, बस इज रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट एंड यू आर प्लेसिंग अ बिड, दीज आर इम्प्लाइड ऑफर। देख लो आपने सब प्रॉपरली लिख लिया है ना? चेक कर लो, ये देखो एग्जांपल्स आ। डन। अब अगर आपको चाहिए तो आप ब्रेक ले सकते हो, और अगर बोलो नहीं मैम हम करेंगे आगे, आप पढ़ाओ चलो, तो चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। वरना आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, वीडियो पॉज करके ब्रेक ले सकते हो, बट ब्रेक लोगे ना फिर लेट हो जाता है सब। देख लो रूल्स ऑफ ऑफर, ठीक है। अच्छा मैम इस पे क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? मोस्टली तो थ्योरी आ सकता है, लेकिन किसी भी एक एलिमेंट पे भी वो क्वेश्चन पूछते हैं केस बेस्ड, ठीक है। अब ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। अच्छा वो हमने पढ़ा था ना शुरू में, अगर बिजनेस होगा तो बिजनेस वाला बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शन होगा तो, इफ इट इज अ बिजनेस और अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, हाँ मैम तो ये वैलिड ऑफर होगा, क्योंकि इधर इंटेंशन है ना, मैंने टाइम पास में ऑफर दिया तो वो वैलिड नहीं है भाई। लेकिन जितने भी सोशल या डोमेस्टिक होते हैं में तो कोई असम्पशन ही नहीं है, इसीलिए वो ऑफर वैलिड भी नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा जो ऑफर है उसमें इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन, जो इसी में है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, अरे सामने वाली पार्टी को ऑफर के बारे में पता चलेगा तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा ना। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यू कैन नॉट एक्सेप्ट अनलेस एंड अनटिल यू नो अबाउट द ऑफर। यहां पर एक सुपर डुपर केस लॉ आता है, कौन सा आता है? कौन सा केस लॉ पढ़ते हैं यहाँ पे, याद करो। लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, है कि नहीं? क्या हुआ था ये केस लॉ में, बताओ। यस, गौरी दत्त का जो नेफ्यू था वो घर से भाग गया, ये नेफ्यू मिसिंग था गौरी दत्त का। तो उसने अपने सर्वेंट मुनीम लालमैन को बोला, सर्वेंट यर मीन्स अकाउंटेंट, एम्प्लॉय, बोला जा मेरे नेफ्यू को ढूंढ के ला, वो तो चला गया। बाद में गौरी दत्त ने एक रिवॉर्ड डिक्लेयर किया, लेटर उसने एक रिवॉर्ड डिक्लेयर किया ऑफ 501 टू हुएवर फाउंड हिज मिसिंग नेफ्यू। लालमैन लेकर आ गया, उसको फिर पता चला अच्छा रिवॉर्ड डिक्लेयर हुआ था, बोलते मेरे को रिवॉर्ड चाहिए, मिलेगा क्या? जब वो निकला था ढूंढने तो क्या उसको रिवॉर्ड के बारे में पता था? अरे जब तुमको पता ही नहीं तो फिर तुम एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? जब तुमको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, एक्सेप्ट कैसे करोगे? तो ऑफर मस्ट बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड, सामने वाली पार्टी को ऑफर के बारे में पता चलेगा तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा। रिवॉर्ड के टाइम पे ऐसे ही बोलते, तुम जब ढूंढने गए हो टाइम पे तुमको रिवॉर्ड के बारे में पता होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी सर्टन, डेफिनेट, वेग नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। वेग का क्या मतलब होता है? कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, क्या? हाँ, सर्टन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। एक्स इज अ डीलर
इन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल। इतना क्यों लिख रही हूं मैं, आपको तो मालूम ही होगा ना, ही इज अ डीलर इन ऑयल। हेयर ऑयल, कोकोनट ऑयल, सेसमी ऑयल, बहुत सारे ऑयल। वो वाई को बोलते हैं मैं तेरे को 100 लीटर्स बेचूंगा एट 100 रुपीज पर लीटर। क्या ये वैलिड होगा? नहीं। क्यों? हम काइंड ऑफ ऑयल ही नहीं बताया ना, तो ये वैलिड ऑफर है ही नहीं, क्योंकि टर्म्स सर्टेन ही नहीं है। अच्छा, व्हाट इफ इज अ डीलर इन कोकोनट ऑयल ओनली? फिर होगा वैलिड, क्योंकि फिर तो एक ही ऑयल की बात हो रही है। तो एक वैलिड ऑफर के लिए इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ऑफर कंडीशनल हो सकता है, टर्म्स एंड कंडीशंस में अप्लाई। शर्त इतनी है कि टर्म्स एंड कंडीशंस शुड बी कम्युनिकेटेड अलोंग विद द ऑफर, और ये रीजनेबल होनी चाहिए। दो ही कंडीशंस है। क्या वो कंडीशंस है? सबसे पहले द कंडीशंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड अलोंग विद ऑफर। ऑफर के साथ में ही बता दो, और फिर बाद में बोलोगे तो हम वो कंडीशंस नहीं मानेंगे। एंड ये जो कंडीशंस होते हैं ना, दे मस्ट बी ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। ऑफरर ये नहीं बोल सकता अरे तुमने अगर कुछ कम्युनिकेट नहीं किया हम अज्यूम कर लेंगे कि तुमने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। नहीं। जैसे एक्स ने वाई को प्रपोज किया, विल यू मैरी मी? इफ यू डोंट रिप्लाई बाय टुडे इवनिंग 5 o'clock आई विल अज्यूम यू हैव एक्सेप्टेड माई ऑफर। ऐसे कैसे अज्यूम कर सकते हो? Offerer cannot say that if it is not accepted within a certain date, I will assume that it is accepted. Offer must be communicated. Acceptance must also be communicated, na? If you don't reply, I will assume that offer is accepted. ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अगर कोई स्पेशल टर्म्स है तो प्लीज ऑफर के साथ ही बता दो, कम्युनिकेट अलोंग विद ऑफर। एंड ये जो टर्म्स है ना, ये कोई फॉरेन लैंग्वेज में, हाँ तो फिर ऑफर है तो मांगो, ट्रांसलेशन मांगो, अदरवाइज हम अज्यूम करेंगे तुमको सब समझ में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? एग्जांपल बैंक। अब मैं गई बैंक में अकाउंट खोलने, उसने मेरे को एक फॉर्म दिया, आप गए, आपको भी सेम ही फॉर्म मिलने वाला है। सारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देखो भाई, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, प्लीज वो ऑफर के साथ ही बता दो। बाद में बताओगे ना, देन वी आर नॉट बाउंड बाय दोस टर्म्स एंड कंडीशंस। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस बेस्ड टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये लर्न करने में दिक्कत आती है, यार इतना ही कर लो, बस जो मैं दे रही हूं ना उतना ही करके जाओ, सब ठीक रहेगा। अब सुनो, ऑफर क्या होता है? आपको ये खरीदना है, आप इमीडिएटली इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते। लेकिन अगर मैं बोलूं मुझे इसी के 50 पीसेस चाहिए, बोलो क्या प्राइस में दोगे? तो आई एम नॉट गिविंग यू एन ऑफर, इनफैक्ट आई एम इन्वाइटिंग ऑफर फ्रॉम यू। इन्विटेशन कम्स बिफोर अ डेफिनेट ऑफर। तो ऑफर बड़ा ही डेफिनेट होता है। इट इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इमीडिएट। ऑफर बहुत ही डेफिनेट है, आप इसको इमीडिएटली एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर, इट इज ओनली अ सर्कुलेशन ऑफ ऑफर। इट कम्स बिफोर अ डेफिनेट ऑफर। इट डज नॉट बिकम एग्रीमेंट अपॉन एक्सेप्टेंस। मतलब अरे आप इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट इट इज इन्वाइटिंग ऑफर फ्रॉम दी अदर पर्सन। इट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर फ्रॉम दी अदर पर्सन। ऑफर जो होता है ना, इट इज फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। मेरे को ये बेचना है, तुम खरीदोगे क्या? मैं ये नहीं बोल रही अरे तुम बताओ ना तुम्हारे पास क्या है बेचने के लिए। नहीं, मुझे ये बेचना है, तुमको खरीदना है क्या? इट्स ऑफर। इट इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इमीडिएटली आप एक्सेप्ट करोगे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, रिजेक्ट करोगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सिंपल। मुझे एक अम्ब्रेला बेचनी है, तो मैं बोलती हूँ कि मेरे को ये अम्ब्रेला बेचनी है, 500 में खरीदते हो क्या? इट्स ऑफर। मुझे इसके 500 पीसेस चाहिए, बोलो क्या प्राइस में दोगे? दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। यही पढ़ के जाओ जो मैंने आपको यहां पर दिया है ना, बस इसी को लर्न करके जाओ।
तो क्या है पॉइंट्स देखो, ऑफर डेफिनेट है, इट इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, इट कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इमीडिएटली, ऑफर ही कैन बी बाउंड इमीडिएटली, जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. But invitation actually is a circulation of offer. It comes before a definite offer. In fact, it is inviting the offer from the other person. वो ऑफर देगा, फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसका नाम आपको लर्न करके जाना है. फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट सदर्न लिमिटेड. केस लॉ ये क्या था, बूट्स ने एक सेल्फ सर्विस स्टोर स्टार्ट किया था जहां पर शॉपर्स आते थे, मेडिसिन को बास्केट में रख के कैश काउंटर पे चले जाते थे. तो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने बोला भाई ये तो गलत है, कोई फार्मासिस्ट है नहीं, उसने गलत मेडिसिन उठा ली. तो वो क्या बोलते हैं, डिस्प्ले जो है वो ऑफर है, आपने बास्केट में रख लिया, कस्टमर ने रख लिया, वो एक्सेप्टेंस है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फार्मासिस्ट तो आया ही नहीं. हम बोलते यार तू गलत है. जो डिस्प्ले में पड़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी पे मैक्सिमम केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. जो डिस्प्ले पे पड़ा है वो इनविटेशन टू ऑफर है. कस्टमर गिव्स ऑफर, which is accepted or rejected at the cashier's counter. वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है. कॉन्ट्रैक्ट यहां पर बनता है, ये यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बने तो वो सुपरविजन है ना उसकी, ऐसे कैसे बोल सकते हो नहीं है. तो देयर इज नो वायलेशन. डिस्प्ले में गुड्स पर ड्रेस पड़ी है, मैंने एक सिलेक्ट कर ली, मेरे को ये खरीदनी है, कैशियर के पास ये मेरे को ये खरीदनी है, उसने बोला नहीं ये सिर्फ डिस्प्ले पे है, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती, नहीं बेच. डिस्प्ले सिर्फ इनविटेशन है, कस्टमर ने ऑफर दिया, कैशियर पे डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करना चाहता है या रिजेक्ट. उसने रिजेक्ट कर दिया, नहीं बेचना है आपको, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती, उसके गुड्स हैं, उसकी मर्जी. कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब वो एक्सेप्ट करेगा. उसने रिजेक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं, मैं घर चली गई. इस पे मैक्सिमम केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ये केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको मेरे कंपाइलर में मिल जाएंगे. ये बुक्स हमेशा मेरे से गुम होती रहती है. कंपाइलर ये रहा, ये देखो. शंभू दयाल स्टार्टेड अ सेल्फ सर्विस सिस्टम. ये सब जो है ना, ये मैं रेगुलर लेक्चर में डिस्कस करती हूँ. उसने सेल्फ सर्विस सिस्टम स्टार्ट किया. श्रीमती प्रकाश एंटर्ड द शॉप, टुक द गुड्स ऑफ हिज बास्केट, कैशियर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, कैन वी कंपेल. स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा लेकिन ऐसे ही आएगा. ठीक है, तो ये आपको करके जाना. क्या आप बात कर रहे हो यार, मेरे को लगता है खत्म ही हो गया अभी तो. हाँ डन, ऑफर इज ओवर, हमने सब पढ़ लिया. लैप्स ऑफ ऑफर जो बाकी है ना वो राइटिंग प्रैक्टिस में करेंगे. ठीक है, अरे वाह सब हो गया, क्या बात है. अब आपका होमवर्क क्या है, इसको बैठ के लर्न करो, लर्न करो. मैम ये जो आपने डिस्कस किया है ये हम ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं. हाँ मैंने हेड पॉइंट्स दे दिए हैं, आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो. अगर आपको चाहिए तो आप मेरी फुल कोर्स की जो कंटेंट बुक है वो भी रेफर कर सकते हो. उसमें सब कुछ डिटेल में उसके एक्सप्लेनेशन जो भी मैंने क्लास में किया है ना वो सब कुछ यहीं से किया है मैंने. इधर सब आपको इलेबोरेट करके मिलेगा. ये मेरी कॉन्सेप्ट बुक है तो इसमें आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, प्रोविजंस को इलेबोरेट भी किया. अगर आपने कोई बुक अभी तक खरीदी नहीं है, आप आईसीए का यूज करो यार, मत करो, बहुत कंफ्यूजिंग है वो. कोई बुक नहीं खरीदी है, ये खरीद लो, बहुत काम में आएगी. तो ये बुक और चार्ट बुक साथ में कर सकते हो आप. चार्ट बुक में से आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया, सारे हेड पॉइंट्स लर्न कर लिया. अगर आपको इलेबोरेट करना है, आपको ओन वर्ड्स में नहीं जम रहा है, तो आप यहाँ से कर सकते हो. ये देखो जो भी मैंने सिखाया है वो सब यहाँ पर मैंने दिया हुआ है लिख के. ये जो एग्जाम्पल्स है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का केस लॉ एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, ये सब इलेबोरेट करके पॉइंट्स है. मैंने आपको वो सब बताया है, यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया भी है. लेकिन अगर आपको लगता है मैम लर्न तो करना ही है, इसी में से कर लेते हैं फिर, तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हो. मेरी वेबसाइट पे ये अवेलेबल है. कंपाइलर भी अवेलेबल है, यहाँ पर आप सारे क्वेश्चंस जितने भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस है, सब यूनिट वाइज है. तो ये 3 बुक्स है हमारी, ये तीनों एकदम हैंड टू हैंड एक के बाद एक यूज कर सकते हो. तो चार्ट बुक में से आप हेड पॉइंट्स, कीवर्ड्स, ये सारे की पॉइंट्स हैं, इनको लर्न कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा सेशन. अगले सेशन में आप लर्न करके आना, हम राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे. ठीक है, वहां पे मिलते हैं. और स्टूडेंट्स कैसा रहा लेक्चर, मजा आया कि नहीं.
इस बैच में एनरोल करने के लिए विजिट माय वेबसाइट capreetiagarwal.com। मैंने इस बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ज्यादा मत सोचो, अभी एनरोल कर लो और लो सफलता की उड़ान।